तो आखिरकार वो हो गया जिसकी आशंका पिछले कई हफ्तों से जताई जा रही थी। दुनिया की कार्बन ट्रेजेक्टरी को लेकर जो अनसर्टेनिटी थी, अब वो डेटा में साफ दिखाई देने लगी है। 2015 से 2024 के बीच ग्लोबल कार्बन एमिशंस में जो भी वृद्धि हुई, उसका लगभग 93% हिस्सा सिर्फ दो देशों से आया, इंडिया और चाइना। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये 21वीं सदी की एनर्जी जियोपॉलिटिक्स का केंद्र है। लगभग 3 अरब लोगों की आबादी, तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन, अर्बनाइजेशन और ऐतिहासिक रूप से फॉसिल फ्यूल्स, खासकर कोल पर निर्भर विकास मॉडल। अगर हम एमिशंस का कॉन्टिनेंटल कंपैरिजन करें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। नॉर्थ अमेरिका पिछले 2 दशकों से स्ट्रक्चरल डिक्लाइन में है, यूरोप भी लगभग उसी ट्रेजेक्टरी पर है। साउथ अमेरिका कंपैरेटिवली कम स्तर पर है और धीरे धीरे गिरावट दिखा रहा है। ओशनिया लगभग फ्लैट है। अफ्रीका में हल्की वृद्धि है, लेकिन बहुत लो बेसलाइन से। इसका मतलब साफ है, एमिशंस का ग्रोथ इंजन एशिया है, और एशिया के भीतर भी सबसे निर्णायक भूमिका इंडिया और चाइना निभा रहे हैं। चाइना की ट्रेजेक्टरी पिछले 20 वर्षों में ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज जैसी दिखती है। मैसिव कोल एक्सपांशन, हेवी इंडस्ट्री पुश, एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, इन सब ने उसे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया। लेकिन उसी के साथ एमिशंस भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। हाल ही में कार्बन ब्रीफ ने एक विस्तृत विश्लेषण जारी किया, जिसमें संकेत मिले कि चाइना की एमिशंस पिछले लगभग 2 वर्षों से फ्लैटलाइन या हल्की गिरावट की ओर है। यह महत्वपूर्ण मोड़ है। सीमेंट सेक्टर में स्ट्रक्चरल डिक्लाइन दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट एमिशंस में बदलाव दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। पिछले वर्ष चाइना में बेची गई नई कारों में मेजॉरिटी ईवी थी। उससे भी अधिक निर्णायक बात यह है कि चाइना ने रिन्यूएबल्स का डिप्लॉयमेंट अभूतपूर्व स्तर पर किया है। सोलर और वाइंड इंस्टॉलेशंस में वो दुनिया के आधे से अधिक डिप्लॉयमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ी है, लेकिन रिन्यूएबल जनरेशन उससे तेज गति से बढ़ी है, जिससे फॉसिल बेस्ड जनरेशन का डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण स्पष्टता यहां जरूरी है। एमिशंस का पीक होना विक्ट्री नहीं है। पीक का अर्थ केवल यह है कि वृद्धि रुक गई है। अगर पीक बहुत ऊंचे स्तर पर है, तो क्लाइमेट इंपैक्ट फिर भी गंभीर रहेगा। चाइना की एमिशंस पीक हुई है, पर उच्च स्तर पर। हिस्टोरिकली उसका डेवलपमेंट मॉडल फॉसिल इंटेंसिव रहा है, और कोल कैपेसिटी का बिल्ड आउट इतना विशाल था कि अब रिन्यूएबल्स के सस्ते होने के बावजूद लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। चाइना ने पहले एमिशंस इंटेंसिटी रिडक्शन का लक्ष्य रखा था, यानी जीडीपी प्रति यूनिट को 2 घटाना, एब्सोल्यूट रिडक्शन नहीं। फिर भी 2005 से 2020 के बीच उसकी कार्बन इंटेंसिटी में लगभग 48% की गिरावट आई। ये उल्लेखनीय है। हाल के वर्षों में इंटेंसिटी में अतिरिक्त गिरावट आई, हालांकि टारगेट से थोड़ी कम। अब पहली बार एब्सोल्यूट रिडक्शन पर भी संकेत मिल रहे हैं। आने वाला 5 ईयर प्लान निर्णायक होगा। लेकिन असली रणनीतिक प्रश्न चाइना नहीं है। चाइना अपेक्षाकृत डेवलप्ड इकोनॉमी है। उसका जीडीपी, चाहे नॉमिनल या परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें, इंडिया से काफी आगे है। पर कैपिटा टर्म्स में भी अंतर स्पष्ट है। और जब हम विकास के उस स्तर को देखते हैं जिस पर चाइना लगभग 2012 में था, वही स्तर इंडिया आज पार कर रहा है। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। क्या इंडिया भी वही फॉसिल हैवी एक्सप्लोसिव ट्रेजेक्टरी अपनाएगा? क्या उसकी एमिशंस भी अगले 2 दशकों में स्कायरॉकेट करेंगी? या 21वीं सदी की बदलती टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स उसे अलग रास्ते पर ले जाएगी? यहीं पर एम्बर का हालिया एनालिसिस महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने इंडिया की ट्रेजेक्टरी को इलेक्ट्रोटेक फास्ट ट्रैक कहा है। यह शब्दावली केवल ऑप्टिमिस्टिक फ्रेमिंग नहीं है, यह डेटा ड्रिवन स्ट्रक्चरल पैटर्न का संकेत है। एम्बर ने एक टर्नरी चार्ट के माध्यम से 3 देशों, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया की फाइनल एनर्जी शेयर ट्रैजेक्टरीज को 1900 से 2023 तक प्लॉट किया। फाइनल एनर्जी का अर्थ है वो एनर्जी जो सीधे कंज्यूमर तक पहुंचती है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स या इंटरनल कंबशन इंजन में पेट्रोल। इस चार्ट में 3 एक्सेस हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज जैसे वुड या चारकोल, फॉसिल सोर्सेज जैसे कोल, ऑयल और गैस, और क्लीन इलेक्ट्रॉन्स यानी रिन्यूएबल या हाइड्रो आधारित इलेक्ट्रिसिटी। यूनाइटेड स्टेट्स का पाथ पहले बायोलॉजिकल से फॉसिल डोमिनेंस की ओर गया, लगभग 90% फॉसिल सैचुरेशन तक, और फिर धीरे धीरे क्लीन इलेक्ट्रिसिटी की ओर शिफ्ट हुआ। यह क्लासिक फॉसिल डिटूर है। चाइना का पाथ बायोलॉजिकल से फॉसिल की ओर गया, लेकिन यूएस जितनी सैचुरेशन तक नहीं पहुंचा, और पिछले कुछ वर्षों में रिन्यूएबल डिप्लॉयमेंट के कारण क्लीन इलेक्ट्रॉन्स की ओर तीव्र शिफ्ट दिखी।
इंडिया का पाथ अलग है। उसने फॉसिल एक्सपांशन किया, लेकिन उतनी गहराई तक नहीं गया जितना चाइना या यूएस गए थे, और अपेक्षाकृत जल्दी क्लीन इलेक्ट्रिसिटी की ओर पाइवोट करना शुरू किया। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। जीडीपी पर कैपिटा के समान स्तर पर तुलना करें तो इंडिया सोलर जेनरेशन पर पर्सन में चाइना से आगे है और कोल जेनरेशन पर पर्सन में काफी पीछे। इलेक्ट्रिफिकेशन रेट इनकम लेवल के साथ चाइना के हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी को मैच कर रहा है। ईवी अडॉप्शन 2-3 व्हीलर सेगमेंट में अत्यंत तेज है। टेक्नोलॉजी कॉस्ट्स ड्रामेटिक रूप से गिर चुके हैं। सोलर पैनल्स की कीमत 2012 की तुलना में कई गुना कम है। बैटरी स्टोरेज कॉस्ट्स लगभग 5 गुना गिर चुकी है। इसका इमीडिएट इंपैक्ट यह है कि इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल स्ट्रक्चरली डिफरेंट दिख रहा है। फॉसिल डिपेंडेंसी अपेक्षाकृत शैलो है। रिन्यूएबल स्केलिंग तेज है। डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 120 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जो सेल्फ सफिशिएंसी के करीब है। ये केवल क्लाइमेट स्टोरी नहीं है, ये इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल ऑटोनॉमी की कहानी है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये ट्रेजेक्टरी टिकेगी? क्योंकि अगर इंडिया फॉसिल डिटूर से बच जाता है तो ग्लोबल एमिशंस कर्व फंडामेंटली बदल सकती है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सवाल यह है, ये शिफ्ट अचानक कैसे संभव हुआ और इसके पीछे असली कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर हम सिर्फ आज की स्थिति देखें तो तस्वीर अधूरी रहेगी। इंडिया की करंट एनर्जी ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए हमें पिछले 3 दशकों का जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एवोल्यूशन देखना होगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन कभी वैक्यूम में नहीं होती। ये हमेशा डेवलपमेंट स्टेज, पॉलिटिकल प्रेशर, टेक्नोलॉजी कॉस्ट और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी होती है। चाइना ने जब अपनी इंडस्ट्रियल एक्सेलरेशन शुरू की तब ग्लोबल एनर्जी इकोनॉमिक्स पूरी तरह अलग थी। 1990s और अर्ली 2000s में सोलर महंगा था, बैटरी स्टोरेज प्रैक्टिकली नॉन वायबल था और कोल सबसे सस्ता स्केलेबल ऑप्शन था। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल के लिए मैसिव, रिलायबल बेस लोड पावर चाहिए थी और कोल प्लांट्स उस समय स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी थे। हैवी इंडस्ट्री, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, इन सब सेक्टर्स ने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाया, लेकिन उसी के साथ एमिशंस ट्रेजेक्टरी भी ऊपर गई। इंडिया की कहानी अलग समय में शुरू हुई। 2010 के बाद ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉस्ट कर्व्स ड्रामेटिक तरीके से बदल गए। सोलर पैनल प्राइसेस कोलैप्स हुए, बैटरी स्टोरेज अफोर्डेबल हुआ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वायबल बनी। ये कॉस्ट रेवोल्यूशन लार्जली स्केल, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी के कारण हुआ, जिसमें आयरॉनिकली चाइना की भी बड़ी भूमिका रही। यहां मिथ बस्टिंग नंबर 2 जरूरी है। यह ट्रांजिशन केवल एनवायरमेंटल आइडियलिज्म से ड्रिवन नहीं है, यह प्योर इकोनॉमिक्स है। जब सोलर $18 प्रति वॉट से गिरकर लगभग $0.26 प्रति वॉट के आसपास पहुंच जाता है तो इन्वेस्टमेंट लॉजिक बदल जाता है। जब बैटरी कॉस्ट $300 प्रति kWh से गिरकर लगभग $60 के आसपास आती है तो स्टोरेज इक्वेशन बदल जाता है। इंडिया जिस स्टेज पर आज है उस स्टेज पर चाइना 2012 में था, लेकिन 2012 में टेक्नोलॉजी लैंडस्केप अलग था, इसलिए डेवलपमेंट कर्व भी अलग दिख रहा है। इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स भी महत्वपूर्ण है। इंडिया एक फेडरल डेमोक्रेसी है, जहां स्टेट्स की एनर्जी पॉलिसीज और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रही है, कूलिंग डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इंडिया की क्लाइमेट प्रोफाइल भी अलग है। यहां विंटर्स रिलेटिवली माइल्ड है, इसलिए हीटिंग डिमांड लिमिटेड है। कूलिंग डोमिनेटेड इलेक्ट्रिफिकेशन नेचुरली इलेक्ट्रिक लोड को बढ़ाता है। चाइना में विंटर्स कोल्ड है, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम्स कोल या गैस पर आधारित रहे हैं, इसलिए एनर्जी मिक्स इलेक्ट्रिफिकेशन के बावजूद फॉसिल हैवी रहा। इंडिया की सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी भी हैवी इंडस्ट्री डिपेंडेंट चाइना की तुलना में ईजियर टू इलेक्ट्रीफाई है। इंटरनेशनल एंगल भी इक्वली महत्वपूर्ण है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स रीअलाइनमेंट में है। एनर्जी सिक्योरिटी जियोपॉलिटिक्स का कोर मुद्दा बन चुका है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूरोप में एनर्जी प्राइस शॉक ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंपोर्टेड फॉसिल डिपेंडेंसी कितना स्ट्रैटेजिक रिस्क है। इंडिया हिस्टोरिकली ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट रहा है और फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स पर जीडीपी का सिग्निफिकेंट हिस्सा खर्च करता है। प्राइस वॉलेटिलिटी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डायरेक्टली प्रभावित करती है। क्लीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट एनर्जी सॉवरेंटी का नैरेटिव बन चुका है। सोलर और वाइंड रिसोर्सेज डोमेस्टिक है, सन को ब्लॉक करना संभव नहीं है। यही कारण है कि क्लीन ट्रांजिशन अब क्लाइमेट ऑब्लिगेशन से अधिक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का विषय बन गया है। लेकिन पॉलिसी पाथ स्मूथ नहीं था। इंडिया में कोल एक्सपांशन हुआ, थर्मल कैपेसिटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर इनर्शिया मौजूद है, कई कोल प्लांट्स अंडरयूटिलाइज्ड हैं। एस्टिमेट्स के अनुसार 2031 तक इंस्टॉल्ड कोल कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा 40% से कम यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर सकता है। इसका मतलब स्ट्रैंडेड एसेट्स रिस्क,
लेगेसी कॉस्ट्स फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। ये हिस्टोरिकल कंपैरिजन हमें 19वीं और 20वीं सदी की इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बायोलॉजिकल फ्यूल्स से फॉसिल सैचुरेशन तक का डिटूर लिया, फिर क्लीन इलेक्ट्रिसिटी की ओर शिफ्ट किया। चाइना ने फॉसिल सैचुरेशन कम स्तर पर अचीव की और अब पाइवोट कर रहा है। इंडिया पोटेंशियली शैलो फॉसिल फेज से डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेलरेशन की ओर जा रहा है। लेकिन ऑफिशियल डेटा और इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स के बीच गैप भी होता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स डेवलपमेंट और अफोर्डेबिलिटी पर जोर देते हैं। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स ट्रांजिशन स्पीड और एमिशंस इंप्लीकेशंस पर फोकस करते हैं। कभी कभी नैरेटिव ऑप्टिमिज्म ज्यादा होता है, ग्राउंड रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन शेयर बढ़ रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। एब्सोल्यूट एमिशंस ग्रोथ और रिलेटिव इंटेंसिटी रिडक्शन दो अलग चीजें हैं। यही वो जगह है जहां एनालिस्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। कुछ कहते हैं इंडिया इवेंचुअली कोल डिपेंडेंसी डिपेंड करेगा क्योंकि बेस लोड डिमांड ह्यूज है। अदर्स आर्ग्यू कि रिन्यूएबल्स प्लस स्टोरेज प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ट्रेडिशनल बेस लोड लॉजिक को डिसरप्ट कर देंगे। और इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज भी इक्वेशन बदलते हैं। ग्रीन फाइनेंस, क्लाइमेट लिंक लोन्स, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की पॉलिसीज, ये सब इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स शेप करते हैं। इंडिया अगर क्लीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस भी बढ़ सकती है। सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी का 12 फोल्ड इंक्रीज इस डायरेक्शन में सिग्नल देता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट पॉलिसीज स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भी मौजूद है। क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स में चाइना डोमिनेंट है। सोलर मॉड्यूल्स, बैटरीज, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग सिग्निफिकेंट शेयर चाइना के पास है। इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी पुश कर रहा है, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन इंटेंस है। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, ट्रेड एग्रीमेंट्स और टैरिफ पॉलिसीज ट्रांजिशन स्पीड को प्रभावित करेंगे। ये सिचुएशन हमें 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की याद दिलाती है, जहां सिस्टेमिक शॉक ने पॉलिसी रीथिंक को मजबूर किया था। आज क्लाइमेट और एनर्जी ट्रांजिशन भी सिस्टेमिक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन कोलैप्स नहीं। अब बड़ा प्रश्न ये है, क्या इंडिया ये मोमेंटम सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि अर्ली अडॉप्शन सिग्नल स्ट्रांग है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंसिंग, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और स्टोरेज स्केल अप पर डिपेंड करेगी। तो क्या ये बदलाव केवल फेवरेबल टाइमिंग का परिणाम है, या ये एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजिक डिसीजन है कि फॉसिल डिटूर को मिनिमाइज किया जाए? यहीं से हम अगली परत में प्रवेश करते हैं। तो क्या ये फैसला मजबूरी था या सोची समझी रणनीति? अब आते हैं असली मुद्दे पर। इंडिया की एनर्जी ट्रेजेक्टरी को सिर्फ टेक्नोलॉजी कॉस्ट या क्लाइमेट नैरेटिव से समझना अधूरा होगा। हर बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट के पीछे लेड मोटिवेशंस होते हैं, कुछ ऑफिशियली घोषित, कुछ इम्प्लिसिट और कुछ प्योर स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस। सवाल ये नहीं है कि ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं, सवाल यह है कि यह ट्रांजिशन किस लॉजिक पर आधारित है। सर्वाइवल, इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स या पावर रेपोजिशनिंग? ऑफिशियली ऑब्जेक्टिव स्पष्ट है। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपनी जीडीपी का लगभग 5% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स पर खर्च करता है। ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी सीधे करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन और करेंसी स्टेबिलिटी को प्रभावित करती है। इंपोर्टेड कोल और गैस डिपेंडेंसी स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है। रिन्यूएबल डिप्लॉयमेंट इस वल्नरेबिलिटी को स्ट्रक्चरली कम करता है। दूसरा, इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस। सोलर और वाइन की मार्जिनल कॉस्ट नियर जीरो होती है वंस इंस्टॉल्ड। लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग स्टेबिलिटी इंडस्ट्रियल प्लानिंग के लिए क्रिटिकल है। मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन एम्बिशंस, ये सब चीप इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। तीसरा, क्लाइमेट कमिटमेंट। ग्लोबल डिप्लोमैटिक स्टेज पर इंडिया रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर इमेज बनाए रखना चाहता है। पेरिस अग्रीमेंट कमिटमेंट्स, नेट जीरो टाइमलाइंस, एमिशंस इंटेंसिटी रिडक्शन टारगेट्स, ये सॉफ्ट पावर पोजिशनिंग का हिस्सा है। चौथा, इलेक्ट्रिफिकेशन लेड मॉडर्नाइजेशन। ट्रांसपोर्ट, कुकिंग, कूलिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, ये सब मॉडर्नाइजेशन नैरेटिव का हिस्सा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स सेगमेंट में तेजी से बढ़ रही है। ये मास अडॉप्शन मॉडल है, एलीट अडॉप्शन नहीं। लेकिन अगर हम सतह के नीचे देखें तो स्ट्रैटेजिक लेयर और गहरी है। क्या ये केवल क्लाइमेट कंसर्न है या इकोनॉमिक लीपफ्रॉगिंग स्ट्रैटेजी? अगर खतरा इतना गंभीर था तो एक्सेलरेशन अभी क्यों? टाइमिंग संयोग है या कैलकुलेशन? किसे सबसे ज्यादा फायदा? हाई फॉसिल डिपेंडेंसी लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैप क्रिएट करती है। चाइना आज कोल कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन और स्ट्रैंडेड एसेट रिस्क का सामना कर रहा है। इंडिया अगर अर्ली पाइवोट करता है तो फ्यूचर राइट ऑफ्स अवॉइड कर सकता है। ये प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है। दूसरा हिडन मोटिव जियोपॉलिटिकल ऑटोनॉमी है। एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमेशा फॉरेन पॉलिसी कॉन्स्ट्रेंट्स लाती है। ऑल सप्लायर्स के साथ बैलेंसिंग एक्ट, सैंक्शंस रेजीम्स, प्राइस नेगोशिएशंस, ये सब स्ट्रैटेजिक बैंडविड्थ कंज्यूम करते हैं। डोमेस्टिक रिन्यूएबल कैपेसिटी सॉवरेंटी नैरेटिव को मजबूत करती है।
सन और वाइन को एम्बार्गो नहीं किया जा सकता। तीसरा मोटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिपोजिशनिंग हो सकता है। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर एक्सपोर्ट बैटलफील्ड है। सोलर मॉड्यूल्स, बैटरीज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 21वीं सदी के स्टील और ऑयल है। डोमेस्टिक कैपेसिटी एक्सपांशन केवल क्लाइमेट नहीं बल्कि सप्लाई चेन पोजिशनिंग है। और चौथा, डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रेशर। इंडिया के पास विशाल युवा पॉपुलेशन है, जॉब्स क्रिएशन अर्जेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ईवी इकोसिस्टम नई वैल्यू चेन्स बनाता है, ट्रांजिशन इकोनॉमिक एब्जॉर्प्शन टूल भी हो सकता है, लेकिन रिस्क असेसमेंट इक्वली जरूरी है। वर्स्ट के सिनारियो क्या है? अगर रिन्यूएबल रोल आउट ग्रिड मॉडर्नाइजेशन से तेज हुआ तो इंस्टेबिलिटी रिस्क, इंटरमिटेंसी मैनेजमेंट, स्टोरेज स्केलिंग, ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स, ये टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स है। फाइनेंसिंग गैप बड़ा है, कैपिटल कॉस्ट हाई है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी क्रिटिकल है, इंस्टीट्यूशनल बैकलैश भी संभव है। कोल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंट है, स्टेट ओन्ड यूटिलिटीज फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। अगर स्ट्रैंडेड एसेट नैरेटिव तेज हुआ तो बैंकिंग एक्सपोजर प्रेशर बढ़ सकता है। मार्केट कोलैप्स रिस्क, अगर ओवर कैपेसिटी बिल हुई और डिमांड प्रोजेक्शंस मिसमैच हुए तो एसेट राइट डाउन्स पेनफुल हो सकते हैं। रिन्यूएबल प्राइसेस गिरती रहती हैं, अर्ली इन्वेस्टमेंट्स डेप्रिसिएट हो सकते हैं। पब्लिक रिएक्शन रिस्क, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग रिफॉर्म्स पॉलिटिकली सेंसिटिव होते हैं, सब्सिडी रैशनलाइजेशन रेजिस्टेंस ला सकती है। अर्बन कंज्यूमर्स अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, रूरल कंज्यूमर्स रिलायबिलिटी। इंटरनेशनल आइसोलेशन रिस्क, अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अग्रेसिव हुई तो ट्रेड डिस्प्यूट्स संभव है। ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन डेलिकेट बैलेंस मांगता है। अब स्ट्रैटेजिक गैम्बल समझते हैं, ये कदम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। अगर ये मॉडल काम करता है तो इंडिया फॉसिल डिटूर को शैलो रखकर डायरेक्ट क्लीन डोमिनेंट इकोनॉमी बन सकता है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म लो एनर्जी कॉस्ट, रिड्यूस्ड इंपोर्ट बिल, स्टेबल करेंसी प्रेशर, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप। अगर ये मॉडल फेल होता है, ग्रिड इंस्टेबिलिटी, फाइनेंसिंग स्ट्रेस, पॉलिसी रिवर्सल्स, तो डबल कॉस्ट सिनारियो बन सकता है। फॉसिल कैपेसिटी भी बिल्ड होगी, रिन्यूएबल कैपेसिटी भी अंडर यूटिलाइज रहेगी, इंटरनल पावर डिवाइड भी संभव है। एनर्जी ट्रांजिशन हमेशा कंसेंसस ड्रिवन नहीं होती। ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, ये साइलेंट कॉन्स्ट्रेंट्स है। लीडरशिप रेटोरिक अग्रेसिव हो सकता है, ग्राउंड एग्जीक्यूशन अनइवन। और एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रेडिक्शन यहां महत्वपूर्ण है। अगले 10 वर्षों में ग्लोबल एनर्जी कैपिटल एलोकेशन शार्पली शिफ्ट होगा, फॉसिल फाइनेंसिंग रिस्ट्रिक्टिव होगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स ट्रेड को प्रभावित करेंगे। अगर इंडिया अर्ली मूवर एडवांटेज सिक्योर करता है तो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बूस्ट होगा। अगर डिले हुआ तो कॉस्टलियर कैचअप फेज आएगा। हिस्टोरिकल कंपैरिजन याद करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोल से ड्रिवन थी, 20वीं सदी ऑयल से डोमिनेटेड थी, 21वीं सदी इलेक्ट्रिसिटी और डेटा से ड्रिवन होगी। सवाल यह नहीं कि फॉसिल खत्म होंगे या नहीं, सवाल यह है कि डोमिनेंस किसका होगा। इंडिया का ट्रेजेक्टरी दिखाता है कि फॉसिल सैचुरेशन हिस्टोरिकली जितनी डीप थी उतनी फ्यूचर में जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स फंडामेंटली बदल चुके हैं, लेकिन इसका असली असर नेशनल बॉर्डर से बाहर जाएगा। अगर इंडिया इलेक्ट्रोटेक फास्ट ट्रैक पर बना रहता है तो साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया भी सिमिलर शैलो फॉसिल पाथ चुन सकते हैं। ग्लोबल एमिशंस कर्व स्ट्रक्चरली बदल सकती है, लेकिन अगर इंडिया स्लो डाउन करता है या कोल रिसर्जेंस होता है तो एशिया एमिशंस ग्रोथ प्रोलॉन्ग रह सकती है। ऑडियंस के लिए एक सवाल, क्या ये 21वीं सदी का डिसाइसिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या केवल टेम्पररी फेवरेबल डेटा विंडो? क्योंकि ट्रांजिशन नैरेटिव्स अक्सर ऑप्टिमिस्टिक दिखते हैं, लेकिन सिस्टम्स इनर्शिया पावरफुल होती है। अभी तक संकेत सकारात्मक है, कॉस्ट कर्व्स सपोर्टिव है, पॉलिसी डायरेक्शन अलाइंड है, लेकिन स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशंस लिनियर नहीं होते और यही हमें अंतिम हिस्से की ओर ले जाता है। इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा और आने वाले दशक में कौन से सिनारियो संभव है? अब तस्वीर को ग्लोबल लेंस से देखते हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना की एनर्जी ट्रेजेक्टरी केवल डोमेस्टिक पॉलिसी स्टोरी नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्लाइमेट आउटकम और जियोपॉलिटिकल बैलेंस को शेप करने वाली फोर्स है। सबसे पहले इकोनॉमिक इंपैक्ट। एनर्जी प्राइसेस मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन है। चीप, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर सब पर असर डालती है। अगर इंडिया फॉसिल इंपोर्ट्स पर 5% जीडीपी खर्च करता है और रिन्यूएबल्स इस बर्डन को स्ट्रक्चरली कम करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूत होती है। करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर घटता है, करेंसी वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, इन्फ्लेशन रिस्क मॉडरेट हो सकता है, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स पर रिपल इफेक्ट होगा। अगर एशिया की फ्यूचर डिमांड कोल और ऑयल की बजाय सोलर मॉड्यूल्स, बैटरीज, कॉपर, लिथियम और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर शिफ्ट करती है तो कैपिटल फ्लोज भी शिफ्ट होंगे। फॉसिल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज को डिमांड प्लेटो या डिक्लाइन का सामना करना पड़ सकता है। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग हब्स स्ट्रैटेजिक लेवरेज हासिल करेंगे।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में संकेत दिया कि ग्लोबल कोल यूजेज पीक के करीब या पार हो चुका है। यह सिंबॉलिक मोमेंट है। कोल 19वीं और 20वीं सदी की इंडस्ट्रियल बैकबोन था। अगर डिमांड स्ट्रक्चरल डिक्लाइन में जाती है तो एनर्जी जियोपॉलिटिक्स रीडिफाइन होगी। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट इक्वली क्रिटिकल है। एनर्जी ट्रांजिशन रेगुलेटरी रिफॉर्म मांगती है। ग्रिड कोड्स बदलते हैं, स्टोरेज इंसेंटिव्स आते हैं, ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स एक्सपैंड होते हैं, लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नए टेंशन पॉइंट्स बनते हैं। जुडिशरी और पार्लियामेंट लेवल पर पॉलिसी स्क्रूटनी बढ़ती है। अगर कोल एसेट्स अंडरयूटिलाइज होते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपोजर सेंसिटिव मुद्दा बन सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और यूटिलिटीज बैलेंस शीट स्ट्रेस झेल सकते हैं। यह साइलेंट सिस्टेमिक रिस्क है। ट्रांजिशन केवल टेक्नोलॉजी नहीं, अकाउंटिंग रियलिटी भी है। रीजनल इंपैक्ट की बात करें तो एशिया निर्णायक रहेगा। वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये इकोनॉमीज रैपिड डेवलपमेंट फेज में है। अगर इंडिया शैलो फॉसिल ट्रेजेक्टरी पर टिकता है तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पावरफुल होगा। कैपिटल मार्केट्स नैरेटिव बदलेंगे। फॉसिल फर्स्ट डेवलपमेंट मॉडल इनएविटेबिलिटी खो देगा। लेकिन अगर इंडिया डिमांड ग्रोथ प्रेशर में कोल एक्सपांशन तेज करता है तो रीजनल सिग्नल मिक्स्ड होगा। एनर्जी सिस्टम्स मोमेंटम ड्रिवन होते हैं। अर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर चॉइसेस लॉन्ग टर्म लॉक इन क्रिएट करते हैं। अब सिनारियो मैपिंग करते हैं। पहला सिनारियो, डी एस्केलेशन ऑफ एमिशंस ग्रोथ। चाइना सिस्टेमिक डिक्लाइन में जाता है, इंडिया शैलो फॉसिल पाथ मेंटेन करता है, साउथ ईस्ट एशिया रिन्यूएबल्स एक्सेलरेट करता है। ग्लोबल एमिशंस अगले दशक में स्टेडी डिक्लाइन पर आ सकती है। 2 डिग्री पाथवे अचीवेबल नहीं तो कम से कम मैनेजेबल ट्रेजेक्टरी बन सकती है। दूसरा सिनारियो, प्रोलॉन्ग स्टैंड ऑफ। एमिशंस पीक होती है लेकिन डिक्लाइन स्लो रहता है। कोल प्लांट्स अंडरयूटिलाइज्ड रहते हैं पर रिटायर नहीं होते। रिन्यूएबल्स बढ़ते हैं लेकिन स्टोरेज और ग्रिड बॉटलनेक्स एक्सपांशन लिमिट करते हैं। पॉलिसी अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट को कॉशियस बनाती है। क्लाइमेट इंपैक्ट मॉडरेट रिडक्शन दिखाता है लेकिन रिक्वायर्ड पेस से कम। तीसरा सिनारियो, फुल एस्केलेशन रिस्क। इकोनॉमिक स्लोडाउन या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट फॉसिल सिक्योरिटी नैरेटिव को वापस डोमिनेंट बना देता है। कोल रिसर्जेंस पॉलिसी जस्टिफिकेशन पाता है। क्लीन इन्वेस्टमेंट मोमेंटम स्लो होता है। एमिशंस प्लेटो लंबा खींचता है। 2 डिग्री थ्रेशोल्ड कंफर्टेबली पार हो जाता है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक सिस्टम्स को एम्पलीफाई करती है। अब पब्लिक इंपैक्ट की बात। एनर्जी ट्रांजिशन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फ्यूल प्राइसेस, ईवी अफोर्डेबिलिटी, अर्बन एयर क्वालिटी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रिलायबिलिटी, जॉब्स क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन। अगर रिन्यूएबल्स स्केलिंग स्टेबल रहती है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर रूरल हाउसहोल्ड्स को रेजिलियंस देता है। ईवी अडॉप्शन अर्बन पोल्यूशन कम कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रांजिशन कॉस्ट्स भी होते हैं। सब्सिडी रिस्ट्रक्चरिंग, टैरिफ रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवीज। पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट क्रिटिकल होगा। और एक बड़ी स्ट्रैटेजिक रियलिटी, टेक्नोलॉजी कॉस्ट कर्व्स लिनियर नहीं रहते। सोलर और बैटरी प्राइसेस ड्रामेटिक रूप से गिरे हैं, लेकिन फ्यूचर रॉ मटेरियल कॉन्स्ट्रेंट्स वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। सप्लाई चेन कॉन्सेंट्रेशन जियोपॉलिटिकल लेवरेज बन सकती है। क्लीन ट्रांजिशन फुली देरिस्ट नहीं है, ये न्यू डिपेंडेंसीज क्रिएट कर सकता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव याद करें, 20वीं सदी ऑल जियोपॉलिटिक्स से डिफाइन थी। मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजिक एपिसेंटर बना। नवल राउट्स, चोक पॉइंट्स, सैंक्शंस रेजीम्स सब ऑल सेंट्रिक थे। 21वीं सदी इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रिक हो सकती है। क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी केमिस्ट्री इनोवेशन, ये नया स्ट्रैटेजिक टेरेन है। फॉरवर्ड लुकिंग प्रेडिक्शन स्पष्ट है। अगले 10 वर्षों में ग्लोबल कैपिटल एलोकेशन फॉसिल से क्लीन की ओर डिसाइसिव शिफ्ट लेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कार्बन रिस्क को प्राइस करेंगे। इंश्योरेंस मार्केट्स क्लाइमेट रिस्क प्रीमियम्स एडजस्ट करेंगे। कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म्स ट्रेड फ्लोस रीशेप करेंगे। अगर इंडिया इलेक्ट्रोटेक फास्ट ट्रैक पर सस्टेन करता है तो वो केवल एमिशन स्टोरी नहीं बदलेगा, वो डेवलपमेंट नैरेटिव रीडिफाइन करेगा। ग्रो फर्स्ट, क्लीन लेटर मॉडल ऑब्सोलीट हो सकता है, लेकिन कॉशन इक्वली जरूरी है। एमिशंस डिक्लाइन की करंट ट्रेजेक्टरी 2 डिग्री वार्मिंग से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रोग्रेस रील है पर पेस इनसफिशिएंट है। क्लाइमेट इंपैक्ट, एक्सट्रीम हीट, वाटर स्ट्रेस, एग्रीकल्चरल डिसरप्शन ऑलरेडी विजिबल है। ट्रांजिशन एक्सेलरेशन के बिना स्टेबिलिटी रिस्क बना रहेगा। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा प्रश्न लीडरशिप और इंस्टीट्यूशंस का है। क्या पॉलिटिकल विल लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगी? क्या फाइनेंशियल सिस्टम्स स्ट्रैंडेड एसेट शॉक एब्जॉर्ब कर पाएंगे? क्या ग्रिड मॉडर्नाइजेशन ट्रांजिशन स्पीड मैच करेगी? क्या जनता शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट स्वीकार करेगी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह सीमित पॉलिसी शिफ्ट है या 21वीं सदी के नए एनर्जी एरा की शुरुआत? क्योंकि एमिशंस और ट्रांजिशन 2 अलग कहानियां नहीं है, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ क्लाइमेट रिस्क है, दूसरी तरफ अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इतिहास में रेयरली ऐसा मोमेंट आता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल फंडामेंटली रीराइट होता है। शायद हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। अब फैसला डेटा नहीं करेगा, फैसला एग्जीक्यूशन करेगा।